हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसमें अपन ने जीओसी का आपका लेक्चर फर्स्ट पढ़ लिया था। आज अपन लेक्चर सेकंड की बात करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज जो अपन यहाँ पर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या है? तो जो आपके टॉपिक्स है वो है, सबसे पहले अपन जो अपने कल लेक्चर में पढ़ा था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, ताकि बाकी के जो इफेक्ट है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट था वो परमानेंट इफेक्ट्स थे, जो कि इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं। तो इसमें से इंडक्टिव अपन ने कल ही पढ़ लिया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसी के बाद उसकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो, तो आज इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट जो पढ़ा था। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था बच्चों, ये बात तो सबको पता है। मैं अज्यूम भी करके चल रही हूँ कि सभी ने लेक्चर देख लिया है पहले वाला, और नहीं देखा है तो आज ही अभी जाके देख लो। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप परमानेंट बोल सकते हो, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होना ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो अपन इफेक्ट देखते हैं वो क्या होता है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और किसमें होता है डिस्प्लेसमेंट, किसमें होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में। याद रखना, कभी पाई में मत लगा देना, ये क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के लिए ही होता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि इसके टाइप्स क्या है, तो ये दो टाइप का होता है। ये भी अपन ने पढ़ा था कि प्लस आई होता है और एक क्या होता है आपका माइनस आई इफेक्ट होता है। फिर इसकी सीरीज को भी अच्छे से याद करने की ट्रिक भी मैंने बता दी थी, कैसे याद करना है, तो ये सब अपन ने कवर अप कर लिया था। अब बात करते हैं जो अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, जो कि है ऑर्बिटल्स डायग्राम। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखता है ना, वैसा जरूरी नहीं है वैसा ही है। जैसे मैंने अगर बता रखा है कि सिंगल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में है, तो वो जो सिंगल बॉन्ड है, जब मैंने पी ऑर्बिटल्स बनाकर देखा तो वो क्या था, सभी के अंदर जो है वहां पर मिक्सिंग हो रखी थी। जैसे उसको समझने के लिए मान लो ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ इसको ताकि क्लियरली मैं इसके ऑर्बिटल्स भी बना पाऊं। जैसे मान लो ये आपकी बेंजीन की रिंग है, ठीक है, ऐसी होती है बेंजीन, 6 कार्बन की होती है, और इसके जो पी ऑर्बिटल्स है वो मैंने ऐसे बना दिए। यहाँ पर ये इसके पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख रही हूँ कि नॉर्मली ये जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं इनको नंबरिंग दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोल रही हूँ 1 2 के बीच में है, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है और 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, पर जब आपने इनकी पी ऑर्बिटल्स को देखा और जब आपने इसको नोटिस करा इनके अंदर क्या मिक्सिंग हो रही है, तो आपने देखा यहाँ पर कि ये क्या है, सबके बीच में डबल बॉन्ड क्या है, थोड़ा 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 सबके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज मतलब वो सिर्फ यहाँ पर ठहर नहीं रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, मतलब वो एक पोजीशन पे फिक्स नहीं है, तो वो लोकलाइज नहीं है और उसको क्या बोल रहे हैं, डीलोकलाइज। तो अपन को समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, जिससे अपन को समझ में आया कि ये इस तरीके से जा रहा है। वैसे ही जब अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ये क्या होगा, इस तरीके से पी ऑर्बिटल्स पूरा यहाँ पर मिक्सिंग होगी। तो सबके पी ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग है, मतलब समझ में आया कि जो दिख रहा है वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में दिख रहे हैं, मगर जब आपने स्ट्रक्चर क्या ऑर्बिटल डायग्राम देखा तो वो सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑर्बिटल डायग्राम से आपको क्या समझ में आया, स्ट्रक्चर जैसा दिखता है वैसा जरूरी नहीं है कि होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेजोनेंस की। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए आपको याद दिलाया क्योंकि ये अब काम आएगा। ठीक है, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट यार बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इसको मैं एक स्टोरी की तरह समझाना चाहूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, भूत प्रेत की जो स्टोरीज होती है ना वो बच्चों को बहुत पसंद आती है कि यार मैम भूत वूत हमको बहुत एक्साइट करता है, कैसा होता है, क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मान लो आप ही के जैसे किसी एक बच्चे ने सोचा कि मैं जाकर पूछता हूँ कि भूत दिखता कैसा है, ताकि जब मुझे दिखे तो पता तो चले कि ऐसा दिखता है। तो आपने क्या करा, आप किसी के पास गए, ये आपने क्या करा, किसी एक फर्स्ट इंसान के पास गए और उससे पूछा कि आप बताओ, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको अलग अलग स्टोरीज बताएंगे कि नहीं ऐसा दिखता है, हमने देखा था तब ऐसा दिखता है, सच क्या है क्या नहीं ये नहीं पता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट इंसान के पास गए, तो फर्स्ट इंसान ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि भूत वो है जिसके क्या होते हैं, बड़े बाल होते हैं।
अगर आप फीमेल भूत की बात करो तो आप उसने बोल दिया कि बहुत बड़े बड़े बाल होंगे, इसका मतलब समझ में आ गया कि बड़े बड़े बाल होते हैं भूत के, ठीक है। फिर जैसे आप दूसरे इंसान के पास गए तो उसने बोल दिया कि भूत तो जो फीमेल भूत होती है वो ना व्हाइट कपड़ों में होती है, व्हाइट साड़ी पहनती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, चलो व्हाइट साड़ी पहनती है, ठीक है। अब जैसे ही आप तीसरे इंसान के पास गए तो वो बोल रहा है कि जो भूत होते हैं ना उसके पैर उल्टे होते हैं। सुनो, ये सारी बातें आपने सुन रखी है, ठीक है। अब पैर उल्टे होते आपको समझ में आ गया। फिर वैसे ही आप चौथे इंसान के पास गए तो उसने भी कुछ बताया, और वैसे ही जब आप पांचवें इंसान के पास गए तो उसने भी आपको कुछ कुछ बातें बताई। अब ये सारी बातें जरूरी तो नहीं है कि आप देखो तो आपको लगे अच्छा किसी ने व्हाइट साड़ी पहन रखी तो क्या वो भूत है क्या, किसी के बड़े बाल है तो क्या वो भूत है क्या, पैर उल्टे तो चलो जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीजों से आपको कुछ फिक्स समझ नहीं आया। फिर आप गए एक एक्सपर्ट के पास जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, ठीक है। इस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास क्या है, नॉलेज है, क्योंकि वो इसी तरह का काम करता है, यही काम करता है, तो उसके पास नॉलेज है। और उसने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि जो भूत है उसके पास इनमें से कुछ हो, और हो भी सकता है कि इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हो। तो उसने आपको क्या दिया, यहाँ पर कोई वैलिड इंफॉर्मेशन दी। क्या दिया, कोई वैलिड इंफॉर्मेशन दी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसकी बात सच लगी तो आप क्या बोलोगे कि मैम इसकी बात अच्छी सही लगी, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, ये आपको सही बताएगा। और अगर मैं इन सब स्टोरीज की बात करूं तो ये सब क्या हो गए, ये सारे क्या हुए, अजम्पशंस हुए, क्योंकि ये आपको कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे। एक कुछ और बोल रहा है, एक बोल रहा है नहीं नहीं उसने तो गलत बताया है, भूत तो ऐसा होता है। तो अजम्पशंस है ये सारे। और ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, क्योंकि इसके पास नॉलेज है इस फील्ड की, तो उसने आपको बताया कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है। ऐसा ही रेजोनेंस के साथ भी होता है। आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देख के नहीं समझा सकते कि स्ट्रक्चर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसको समझाने के लिए आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हो, और उनमें से जो बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, और एक जो स्ट्रक्चर होता है जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो आपको वैलिड इंफॉर्मेशन देते हैं। इससे क्या समझ में आया कि जो रेजोनेंस है वो कैसा है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। क्या बता रहा है ये, हाइपोथेटिकल चीजें बता रहा है, तो हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, ठीक है। अब इसको मैं एक स्ट्रक्चर बना के उसकी रिस्पेक्ट में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओजोन है, ठीक है, O3 का आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने क्या करा, यहां पर माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, ठीक है। इनको मैं नेम कर देती हूँ, ये 1 है, ये 2 ऑक्सीजन है और ये 3 ऑक्सीजन है। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया फिर से, ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपने उसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। तो आपने देखा कि जो ऑक्सीजन यहां पर तो प्लस ही रहा, पर जहां पर क्या था, सिंगल बॉन्ड, वहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पर नेगेटिव चार्ज चला गया। तो आपको क्या समझ में आया कि डबल बॉन्ड पहले तो यहां था 1-2 पोजीशन पे, और अब कहां पर चला गया, 2-3 पोजीशन पे। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो गया। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो सच क्या है, ये सब तो अजम्पशन हुए। तो सच क्या होता है, सच है ये जो मैं बना रही हूँ, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मैंने डॉट डॉट से इसको बता दिया। इसको मैं क्लियरली समझाती हूँ। एक तो कुछ ये देखो, ये डॉट 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 जो मैंने लगा रखे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो इसके बीच में भी है और इसके बीच में भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव था, दोनों ही केस में तो पॉजिटिव तो यही रहा। माइनस चार्ज कभी थर्ड ऑक्सीजन पे है, कभी फर्स्ट ऑक्सीजन पे है, मतलब 1-2 के बीच में है। तो 1-2 के बीच में है तो मैं इसको भी हाफ लिख दूंगी, 1- से 2 एटम्स के बीच में शेयर है, और इसको भी हाफ लिख दूंगी। तो माइनस चार्ज तो क्या है, हाफ हाफ है, वो भी 1 इन थर्ड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपको पूरी परफेक्ट इंफॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ पर इसने तो सिर्फ इतना बताया कि 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। फिर इसने अपने रंग बदल लिए और रंग बदल के बोला कि सेकंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है और 1 पे नेगेटिव चार्ज है। फिर ये दोनों इंफॉर्मेशन को मिलाकर आपने क्या करा, एक परफेक्ट वैलिड इंफॉर्मेशन निकाली जो कि क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसको आपने नेम दिया, ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और ये जो आपके बाकी के थे अजम्पशंस, क्या है, ये दोनों चीजें अजम्पशंस ही है, इनको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
तो जो हाइपोथेटिकल है उसको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो वैलिड इंफॉर्मेशन देता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इतनी बात रेजोनेंस के बारे में समझ में आ गई। तो अपन को जो बेसिक इंफॉर्मेशन मिली वो क्या मिली, यही है कि व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन कैन नॉट बी शोन बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर से मैं नहीं बता पा रही थी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें मैंने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए और उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल थे और जो मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड था। इसी पूरे फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। क्या है, when all the properties of a molecule and ion cannot be shown, cannot be explained by a single structure, and to explain its properties more than one structure is required, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाता है, तब मॉलिक्यूल को अपन बोलते हैं कि उसमें रेजोनेंस है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसी को अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में समझे तो देखो, यही मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के बताया था कि मान लो अब इसको आप ऐसे करो, यहाँ पर नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 और 5 6, तो आप बोल रहे हो कि जो डबल बॉन्ड है वो 1 2 के बीच में है, 3 4 के बीच में है और 5 6 के बीच में है। थोड़ी देर बाद बेंजीन की थोड़ी देर बाद क्या होता है, बेंजीन की रिंग जो होती है अपने रंग बदल लेती है और रंग बदल के आपको पता चला कि अब जो डबल बॉन्ड था, नंबरिंग तो सेम रखेंगे, अब जो डबल बॉन्ड था वो क्या है, अब वो 1 6 के बीच में है, 2 3 के बीच में है और 5 4 के बीच में है। मतलब फिर से इसने अपना रंग बदल लिया। अब आपको अगर पता लगाना है कहां पर डबल बॉन्ड है तो फिर उसके लिए आपने बनाया रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो अपन बनाते हैं ना बेंजीन की रिंग पे जो बीच में गोला लगा देते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, ये 6 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डबल बॉन्ड इन 6 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें रेजोनेंस के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कि रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। अब जिन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसी के लिए आपने ये जो बनाया इसको क्या बोलूंगी मैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, वैलिड इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सब तो आधी अधूरी और हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो इसीलिए इन दोनों को क्या बोल दूंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आई होप आप सबको यहां तक रेजोनेंस तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। को नहीं पता डीलोकलाइजेशन क्या है उनके लिए दोबारा समझा देती हूँ कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ लोकलाइज्ड और अगर मैं बात कर रही हूँ डीलोकलाइज्ड, तो इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मैम लोकलाइज्ड का मतलब है कोई चीज जो फिक्स्ड है, कोई चीज जो फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बेंजीन रिंग में सिर्फ मैंने एक ही डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या ये कहीं पर मूव कर सकता है, नहीं करेगा, तो ये क्या है, फिक्स्ड है। जब मैं बात करूंगी डीलोकलाइज, मतलब लोकलाइज का उल्टा, जो एक जगह पे फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। जैसे कि क्या हुआ, अगर मैं बेंजीन रिंग पे वही 3 ये जब बॉन्ड बनाऊंगी तो एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ शिफ्ट होके ये क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को बदल लेगा। अगर ये यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, मतलब डबल बॉन्ड में क्या हुआ, चेंज हो गया। तो ये क्या है, डीलोकलाइज कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ना घर में पिंजरे में किसी कोई भी आपका कोई बर्ड है उसको पिंजरे में रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी बर्ड को पिंजरे के अंदर रख रहे हो, है ना, तो वो क्या है, वहां पर फिक्स्ड है, यहाँ पर कोई आपका बर्ड है तो ये क्या है, इस जगह पे फिक्स्ड है। पर जो आपके दूसरे यहाँ पर होते हैं जो बादल में, क्लाउड्स के बीच में अपने आराम से फ्री है, तो वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो फ्री है। और ये क्या है, जिनको आपने जेल में रख रखा है, मतलब पिंजरे में रख रखा है, वो क्या है, लोकलाइज्ड है, एक जगह पे फिक्स्ड है। तो यही लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, अब समझते हैं, ये समझ में आ गया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से क्या समझे, कि जब वो जो पाई इलेक्ट्रॉन से एक जगह पे फिक्स नहीं है और मूवमेंट करेंगे। दूसरी चीज जो अपन ने समझी वो क्या है, कि जो आपके रेजोनेटिंग, क्या समझी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। जो मैं बता रही थी आपको कि
जब आप इनके बारे में कोई वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे तो क्या बोलेंगे उस चीज को कि आपको नॉलेज नहीं है और वो क्या चीज है आप अज्यूम कर रहे हो और वो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। ऐसा ही होता है ना यार, किसी ने आपसे कुछ पूछा, आप अपने पॉइंट्स को बार बार बदल रहे हो, नहीं यार इसका तो ये था, फिर इसका तो ये था, तो इसका मतलब क्या है आपको उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है और फिर आपको बोल देंगे कि आप तो अज्यूम कर रहे हो, आपको सही नॉलेज नहीं है। वही चीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ में भी हुई, कभी बता रहा है डबल बॉन्ड इधर है, कभी बता रहा है डबल बॉन्ड इधर है, इसलिए उनको बोल दिया कि आप तो हाइपोथेटिकल फिनोमिना हो। थर्ड चीज आती है जिसने अपन को वैलिड इंफॉर्मेशन दी, तो अगर मैं बात करूं रियल स्ट्रक्चर क्या है, तो रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ही आपका रियल स्ट्रक्चर है। तो दो चीजें अपन को समझ में आई, ठीक है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, हाइपोथेटिकल है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या है, एक रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इतनी बात अपन को समझ में आ गई। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ फॉर रेजोनेंस। अगर मुझे चाहिए कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो होती है कि इसके अंदर मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। जो सिस्टम है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब पता है, मतलब कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही ऑल्टरनेट वे में जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो जो सिस्टम है वो क्या होगा, मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। सेकेंड चीज जो आती है वो क्या आती है कि मस्ट बी प्लानर। अच्छा, प्लानर का मतलब क्या है कि जो भी उसके एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, एक ही प्लेन में होने चाहिए, इन सेम प्लेन, एक प्लेन में होने चाहिए। जैसे मान लो जब अपन कोई लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि एक कार्बन है, उसके यहाँ पर कार्बन नहीं कोई भी एक एटम है जिससे यहाँ से दो अदर एटम जुड़े हुए, तो ये सब क्या है, एक ही प्लेन में है, तो क्या बोल देंगे, प्लानर। तो प्लानर का मतलब एक ही प्लेन में होना होता है। थर्ड पॉइंट की जो बात करते हैं वो है मस्ट हैव 3 पैरेलल p ऑर्बिटल, और 3 नहीं होंगे तो 2 पैरेलल भी हो सकते हैं, 2 पैरेलल p ऑर्बिटल इन केस ऑफ आयंस। कब की बात हो रही है ये, जब आयंस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, आपका ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर इस कार्बन के बीच में, और यहाँ पर क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पर आपका दोबारा डबल बॉन्ड है इस कार्बन के बीच में। तो अगर मैं इसके p ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूंगी तो कैसे होंगे p ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ये एक हुआ, मान लो ये वाला कार्बन नहीं है, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। एक कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके जो p ऑर्बिटल्स है वो क्या है, यहाँ पर 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है, 3 पैरेलल है, क्योंकि ये आयंस वाला केस है तो यहाँ पर 2 ही पैरेलल p ऑर्बिटल्स है। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं जो मैं अभी बना रही थी, इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है, 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स है। तो ये आपकी 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स है, और आयंस के केस में 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स है। इसके 2 पैरेलल p ऑर्बिटल है और इसके 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स है, तो क्या बोल देंगे, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। तो 3 कंडीशंस होती है रेजोनेंस की, एक की कॉन्जुगेशन होना चाहिए, दूसरा की जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा होता है कि उसमें 3 पैरेलल या 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, जो कि आपको मैंने इस तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो ये अपन कंडीशंस की बात कर रहे थे, इसी में ही मैं बताती हूँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है बच्चों, नेगेटिव है या फिर आपका लोन पेयर है तो उससे होगा डबल बॉन्ड की तरफ, और अगर डबल बॉन्ड है तो उससे पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अभी जो मैं आपको बता रही थी ना कि जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे शिफ्ट हो रहा है, फिर ऐसे एरो लगा रहे हो, ऐसे एरो लगा रहे हो, तो ये रेजोनेंस के लिए लगाते हैं कि जो डबल बॉन्ड है या फिर कोई भी चीज है वो शिफ्ट हो रही है, उसके लिए आप ये ऐसा एरो लगाते हो। पर वो एरो किस डायरेक्शन में लगेगा ये कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि नेगेटिव और लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा और फिर डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। इसी चीज को समझ रहे अपन। सबसे पहले कंडीशन में क्या है, इफ देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द अदर पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पर देखो 2 पाई बॉन्ड है, एक ये वाला पाई बॉन्ड है और एक ये वाला पाई बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर क्या है, दो तरीके से शिफ्ट हो सकता है। पाई यहाँ पर दूसरे पाई के पास जा रहा है, अगर ए ऊपर ऊपर से जो एरो दिख रहा है अगर वो होगा तो आपका ये बनेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है, एक डबल बॉन्ड यहाँ से गया है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर नीचे वाली तरफ से चले तो पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, देखो जैसे उस पे आ रखा है, और फिर नेगेटिव इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। डबल बॉन्ड अगर दो यहाँ पर पैरेलल आपके डबल बॉन्ड्स है तो आप क्या करोगे, वहां पर पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्टिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखो इस केस में 2 पाई बॉन्ड से, तो क्या हुआ, ऐसे ही शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड की तरफ पाई बॉन्ड चला गया। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया और यहाँ पर अब पॉजिटिव आ जाएगा, यही हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन है, इफ देयर इज अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। पहले तो कंडीशन होगा कि 2 पाई बॉन्ड थे, अब मान लो कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड है। कैसा स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ लोन पेयर ऑक्सीजन पे और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो अब मूवमेंट क्या होगा, मैंने बताया था लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो उससे पाई बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो अगर लोन पेयर से किधर जा रहे हैं, ये देखो पाई बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये वाला जो मूवमेंट है ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन पाई बॉन्ड के केस में कर रहे थे ना, ऊपर से भी मूवमेंट करा रहे, नीचे से भी मूवमेंट करा रहे, दोनों तरफ से पॉसिबल हो जाएगा, वो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। नीचे से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मूवमेंट किस तरफ से होगा, लोन पेयर से सिर्फ पाई बॉन्ड की तरफ ही होगा, पाई बॉन्ड से लोन पेयर वाला मूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए यहां से मूवमेंट करा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मूवमेंट कहां से होगा, नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ। ये क्या हो रहा है, नेगेटिव से कहां जा रहा है, पाई बॉन्ड, नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ, यही इसका मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव चार्ज था इस पे और नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ मूवमेंट हो रहा है। जो थर्ड कंडीशन है उसमें है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल है, तो पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। वो तो मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी। मान लो जैसे इस तरह का कोई आपका यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो इसके जो ऑर्बिटल्स है, ये मैंने ऑर्बिटल डायग्राम में भी बताया था कि ये क्या होता है, ऐसे मिक्सिंग हो रखी होती है, कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो वो वही चीज बता रहा है। अब यहाँ पर मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट कैसे होगा, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से तो क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा था, और जब पॉजिटिव आएगा तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पर गया तो यहाँ पर तो पॉजिटिव इस कार्बन पे आ गया और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ कंडीशन है, इफ देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन पता है अपन को क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन अपन को ऑलरेडी पता है, अपन ने पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो क्या है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको एक फ्री रेडिकल दिखा, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मूवमेंट भी कैसे हो रहा है बच्चों, देख लो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, वही हुआ, यहाँ पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है तो वो किस तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड की तरफ। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, इफ देयर इज अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए तो अपन ने बोल दिया है, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, आर इन कॉन्जुगेशन, देन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ये ट्रांसफर होगा डबल बॉन्ड की तरफ। ये चीज भी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यही हो रहा है। देखो यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर है और लोन पेयर कहाँ ट्रांसफर हो गया, इधर चार्ज की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज हो उसकी तरफ यहाँ पर चला गया है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस में टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना कि जो अपना पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो जाएगा पॉजिटिव के पास, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जाएगा पाई बॉन्ड के पास। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन भी हो सकते हैं। अगर पाई पाई, 2 पाई बॉन्ड एक साथ है, फॉर एग्जाम्पल क्या लिया आपने, 2 पाई बॉन्ड अगर एक साथ है, एक पाई बॉन्ड और फिर एक और पाई बॉन्ड, तो मैं क्या बोल दूंगी, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा।
फिर मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पर कि एक लोन पेयर है एंड पाई बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। फिर मैंने बोल दिया यहाँ पर कि एक नेगेटिव चार्ज है और साथ में पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। फिर मैंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और फिफ्थ अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर, और फिफ्थ यहाँ पर मैंने बोल दिया डबल बॉन्ड एंड आपका क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री रेडिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो इसी तरह के कॉन्जुगेशन को अपन टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, वही मैंने बताया था जो पाई पाई कॉन्जुगेशन में आ गए। पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, एक साथ दो पाई बॉन्ड मिलेंगे आपको ऑल्टरनेट में। अब देखो वही चीज, या तो ये ऊपर से शिफ्ट हो सकता है या नीचे से शिफ्ट हो सकता है, ये सिर्फ पाई के केस में बात होगी। अगर बात हो रही है नेगेटिव पॉजिटिव की बात में, तो वहां मैंने डायरेक्शन बता दी है, ठीक है। तो पाई के केस में तो यहां से भी शिफ्ट हो सकता है और यहां से भी शिफ्ट हो सकता है, और दोनों का ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया, एक बार इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, एक बार इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। मतलब पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब है दो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट में, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो इसमें क्या है, साथ में लोन पेयर होगा, देखो लोन पेयर दिख रहा है ऑक्सीजन पे, और फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा। तो क्या हो गए, लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में है, दोनों ऑल्टरनेट है। ये क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर पाई है, और इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन है, तो उसको क्या बोल दिया, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। यही हो रहा है, यहां से ये यहाँ पर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर आएगा आपका पाई टू नेगेटिव, मतलब पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन। अब ये कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा, पाई की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, पाई बॉन्ड की तरफ जाता है, ठीक है। पाई बॉन्ड की तरफ या डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, तो ये देखो ये जा रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, तो उसको क्या बोल दूंगी, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन। बहुत बार क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल गया, एरो नहीं लगाएगा वो, सिर्फ आपको सिंपल स्ट्रक्चर दे दिया और आपको पूछ रहा है किस टाइप का कॉन्जुगेशन है, तो आपको नेगेटिव चार्ज दिखा, पाई बॉन्ड दिखा, क्या बोल दोगे, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव, तो इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन या पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, अपन को पता है जो पाई बॉन्ड होता है वो जाता है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव तो इसकी तरफ आता है और ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देखो डायरेक्शन देखो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसको क्या बोल देंगे, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। वैसे ही जब फ्री रेडिकल वाला केस होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी रेडिकल बनता है तो क्या होता है, इक्वल, वहां पर क्या हुआ है, इक्वल शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पर अगर कोई बॉन्ड टूटा है तो वो ऐसे टूटा होगा तभी जाके रेडिकल बन पाएगा, क्योंकि रेडिकल कब बनता है, जब इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, जब बॉन्ड क्लीव हुआ है तो इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए यहाँ पर जो ये आपको ये साइन दिख रहा है ना, ऐसा और ऐसा वाला, ये क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर रेडिकल बनाने के लिए इसकी क्या हुई है, होमोलिसिस हुआ है। ये किसका साइन होता है बच्चों, होमोलिसिस का, कि यहाँ पर क्या हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए ये साइन लगा है और होमोलिसिस हुआ है इस केस में। और होमोलिसिस के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर फ्री रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ ही गया। तो फ्री रेडिकल को यहाँ बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ा है, होमोलिसिस करना पड़ा, और इसी को बोल देंगे पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। 6 की बात करेंगे तो उसमें पाई यहाँ पर आपका लोन पेयर नेगेटिव और पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, जैसे या तो लोन पेयर नेगेटिव के साथ हो या फिर पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में हो। जैसे यहाँ पर लोन पेयर है और इसी के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन या फिर लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कॉन्जुगेशन पढ़ लिया। यहाँ पर 2 तरह के कॉन्जुगेशन और होते हैं जिनको मैं समझा देती हूँ, और वो कॉन्जुगेशन क्या है, सबसे पहले तो होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्रॉस से मतलब समझ में आ रहा है, इधर और इधर दोनों तरफ क्रॉस हुआ होगा, तो क्रॉस का मतलब तो ये हो गया। और दूसरी चीज होती है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर इन दोनों से आपको ये मतलब समझ में आया कि क्रॉस कॉन्जुगेशन में तो क्या होगा, ये क्रॉस हो सकता है, ऑपोजिट साइड भी हो सकता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऑपोजिट या फिर क्रॉस डिस्पर्जन।
मैम ये समझ में नहीं आया, तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पर आपकी कार्बन की चेन है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है और इसके पास लोन पेयर्स है। अब आप क्या बताओगे लोन पेयर किस तरफ जाएंगे? ये तो मैंने बता दिया कि लोन पेयर पाई की तरफ जाएंगे, पर क्या इस डायरेक्शन में जाएंगे या इस डायरेक्शन में जाएंगे? तो दोनों ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो क्या होगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन, ऑपोजिट या फिर क्रॉस डिस्पर्जन हो रहा है। दूसरा केस पढ़ते हैं, दूसरे में क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल डिस्पर्जन, मतलब एक ही डायरेक्शन में डिस्पर्जन होगा। यहां पर आपने क्या देखा? दो साइड में हो रहा था डिस्पर्जन। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड क्या है, इधर जाएगा, फिर डबल बॉन्ड की तरफ ही जाता है, तो एक ही साइड में जा रहा है। और क्रॉस में क्या हो रहा है? एक इस साइड भी जा रहा है और एक इस साइड भी जा रहा है। तो एक्सटेंडेड में क्या हो रहा है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ जा रहा है। अब एक बात बताओ, मान लो आप एक इंसान हो, ठीक है, कोई आपको इधर से भी खींच रहा है और कोई आपको इधर से भी खींच रहा है, तो आप किस तरफ खींचोगे? दोनों ही तरफ नहीं खींचोगे, बीच में ही अटक जाओगे, क्योंकि यहाँ से भी कोई खींच रहा था, यहाँ से भी कोई खींच रहा था। तो इसीलिए जो क्रॉस वाला होता है ना, उसमें दोनों तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्पर्जन हो रहा है। तो ये वाला क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। स्टेबल हो ही नहीं पाया क्योंकि एक तरफ से कोई ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं पा रहा, दोनों तरफ से पाई बॉन्ड है, दोनों तरफ इक्वली है। अब अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ क्या है? कोई आपको एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में क्या है? इसका मतलब फोर्स अच्छे से लग जाएगा और आप आपकी जगह से मूव कर जाओगे, और इसमें यहाँ पर इसीलिए ये क्या हो जाता है? मोर स्टेबल हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि जब भी इस तरह का कोई एक्सटेंडेड वाला दिख जाए तो वो हमेशा क्रॉस से ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको एक ऐसा सिस्टम दे दिया, ठीक है, और जो दूसरा सिस्टम दिया है वो कुछ इस तरीके से है, जो अपना ऊपर दिख रहा है, एक्सटेंडेड सिस्टम है, ठीक है। तो आप अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो क्या है? ये दिख रहा है आपको, यहाँ से क्रॉस हो सकता है, तो ये क्या है? ये तो क्रॉस वाला है, तो ये लेस स्टेबल होगा। और ये वाला क्या होगा? आपका मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एक ही डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है, तो ये एक्सटेंडेड सिस्टम है। और एक्सटेंडेड होने के साथ ही ये क्या है? मोर स्टेबल है। और जो अपना क्रॉस वाला सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? लेस स्टेबल। तो ये दो चीजें अपन को समझ में आ गई कि क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है, और ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एक्सटेंडेड वाला, क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन में सब चीजें जा रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन रेजोनेंस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, नॉट एटम्स। बहुत बार क्या होगा, बच्चे ना जब रेजोनेंस को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर की बात करी, आप बहुत सारे स्ट्रक्चर के रेजोनेंस ड्रॉ करोगे, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कुछ ऑक्सीजन पे यहाँ पर H लग रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, उसमें उसी को आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ये नहीं होता, कभी भी एटम्स का ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही वहां पर डीलोकलाइज्ड होंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सेम। मतलब आपने वहां पर जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले थे वही बाद में भी रहेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे, पर जो अनपेयर्ड है वो अनपेयर्ड रहेंगे और जो पेयर्ड है वो पेयर्ड ही रहेंगे। तीसरी चीज यहाँ पर आती है इट इज द परमानेंट इफेक्ट, वो तो पता ही है, पहले ही पढ़ लिया था। फिर आता है ऑल द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं रेजोनेटिंग को, तो रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो द लुईस स्ट्रक्चर। मतलब जो ऑक्टेड है वो आपकी क्या होती है? कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने थे और आपने तो क्या कर दिया? यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स बना दिया कि मैम डीलोकलाइजेशन कराना था, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करके 10 बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। लुईस स्ट्रक्चर को और लुईस लूर को, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर को वो फॉलो करना चाहिए। जब लुईस स्ट्रक्चर फॉलो होगा तभी आपके स्ट्रक्चर को वैलिड माना जाएगा कि ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। हालांकि हाइपोथेटिकल है, पर हाइपोथेटिकल का मतलब ये नहीं है कि आप जो उसके बेसिक रूल्स है वो फॉलो ना करो। क्या है बेसिक रूल्स? कि लुईस स्ट्रक्चर मतलब लुईस फॉर्म में होना चाहिए, वो 8
इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज होनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए, एटम का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरी चीज जो आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जब भी आप ड्रॉ करोगे तो ये मिस्टेक जरूर करोगे, मिस्टेक करते ही रियलाइज होना चाहिए कि मैम ने 3 पॉइंट बताए थे और वो 3 पॉइंट याद रखा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट की। जैसे अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप पढ़ा था कि प्लस आई होता है माइनस आई होता है, वैसे ही तब भी मैंने बताया था कि रेजोनेंस का भी प्लस एम होता है, और इसको क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब आप बोलोगे एम क्यों लिख रखा है, क्योंकि रेजोनेंस को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, और ये भी बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पहले लेक्चर में कि रेजोनेंस को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वही 2 तरह से है, प्लस एम है और माइनस एम है। जैसे वहां पर था वही सेम चीज है। जो प्लस एम है वो कैसे ग्रुप्स होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने को ही क्या बोलेंगे, ये प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप वो है जिनके पास लोन पेयर होना चाहिए, मस्ट हैव लोन पेयर। यही चीज लिख रखी है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होंगे, मस्ट बी कैसे ग्रुप होने चाहिए, ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स। जैसे यहाँ पर देखो NH2 में, यहाँ पर इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फिर यहाँ पर NR SH इन सबके पास लोन पेयर है। हेलोजन हो गया आपका, हेलोजन भी क्या है, एक प्लस एम इफेक्ट लगाता है क्योंकि उसके पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर्स है। तो ये सारे जब भी कोई ग्रुप आ जाए और वहां पर आपको जैसे हेलोजन आ गया, तो हेलोजन का आपको पता है, मान लो अगर आप लोन पेयर भी नहीं लगा रखे कि इसके पास लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन आ गया, लोन पेयर नहीं लगा रखे और पता है ना लोन पेयर होते हैं, तो वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट हो जाएगा। प्लस एम वाले कौन से ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल है, अगर मैं दूं यहाँ पर आपको, तो आपकी कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे आपका ये NH2 अटैच है। क्या इसका कॉमन नेम है, मुझे बताना, मैंने IUPAC में बता रखा है सबको, तो ये बात मुझे सब बताना कि इसका कॉमन नेम क्या है। अब क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, ये शिफ्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ऐसे ही करके ये हर एक पोजीशन पे शिफ्ट होता रहेगा। और इसी से इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो अपन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कैसा ग्रुप हुआ, प्लस है, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करेगा, जैसे यहाँ पर इस NH2 ने करा इस केस में, बेंजीन वाले केस में। ठीक है, और जो और यहाँ पर एक और चीज क्या लिख रखी है, ठीक है, तो इसी का समझा रखा है, जैसे ये हो गया। फिर यहाँ पर वही चीज जो मैंने समझाई, OH के पास क्या था, लोन पेयर था, उसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ हो गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ऐसे ही शिफ्ट होता रहेगा पूरी रिंग में एक एक कार्बन पे, और इसी को क्या बोल देंगे कि रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही आपका माइनस एम इफेक्ट भी हो सकता है। माइनस एम क्या होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, जैसे प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, वैसे ही माइनस एम क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो इसके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसके लिए आप कंडीशन लिख दो यहाँ पर, मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, या तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर और बिकम वेकेंट ड्यूरिंग इंट्रैक्शन। बिकम, जैसे आप इसकी किसी रिएक्शन में इंटरेक्शन करवा रहे हो, तो वो उस टाइम पे क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए ड्यूरिंग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के टाइम पे जो वैकेंट हो जाए उसको भी आप क्या कर लेते हो, माइनस एम ग्रुप में काउंट कर लोगे कि ये भी माइनस एम हुआ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो बन गया ना, भले इंटरेक्शन के टाइम पे बना, क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन गया। अब इसका मतलब कैसे, कौन कौन से ग्रुप हो गए, जैसे आपका CHO हो गया, ठीक है, फिर आपका COH ग्रुप हो गया, इनके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स है, ये हो गया, ये हो गया, NO2 हो गया, CN हो गया, COX हो गया, CONH2 हो गए, जो भी आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थे सारे यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। जैसे आपने मान लो यहाँ पर बात करी, इसका क्या कॉमन नेम है वो मुझे बताना प्लीज कमेंट करके, ये मैं बता रही हूँ, इसका क्या कॉमन नेम है, इसको बोलेंगे बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड, ये जो है
इसका क्या कॉमन नेम है, बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ ये पाई बॉन्ड, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इस शिफ्टिंग को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -m इफेक्ट। ठीक है, तो -m और +m सबको समझ में आ गया है। थोड़ी सी बेसिक बातें जो अपन रेजोनेंस के बारे में अगर करें तो इन पॉइंट्स को आप लिख लेना। जैसे सबसे पहली चीज तो इंडक्टिव इफेक्ट अपना क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट था, तो ये क्या होता है, नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। और आप इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। जैसे वो वाला जो इफेक्ट था वो एक वीक इफेक्ट था, ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ठीक है, ये दो चीजें आपको रेजोनेंस के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर -m भी अपन ने पढ़ लिया। अगर एक क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक बताना है। क्या बताना है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को E+ लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक की रेट बतानी है। किस किस में बतानी है, एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक बेंजीन रिंग है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक बेंजीन रिंग है जिसपे, चलो मैं पहले यहां पर इससे पहले लिख दूंगी बेंजीन। ठीक है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक सिंपल बेंजीन है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसा ग्रुप जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है, तीन उसके पास ऑप्शन है, सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, जल्दी से बताओ। रेट तो यही होता है कि सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, तो ये कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, जब तक कि नहीं मैं बता रही हूँ तब तक कमेंट कर सकती हो। अब मैं बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स पसंद है उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास सबसे पहले आएगा। और ये तो उसके लिए बहुत खराब हो जाएगा कि यार ये तो सबसे खराब चीज है, इसके पास तो मुझे जाना ही नहीं है, तो इसके पास क्या है, वो लास्ट में जाएगा। और फिर सेकंड वो किसके पास जाएगा, बेंजीन के पास जाएगा। तो ये रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक का आपका यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं जब अपन बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे स्टेबिलिटी पे कि मान लो आपको 4 स्ट्रक्चर्स दे दिए और बोलेगा इसमें से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, तो उसके जो रूल्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग ऑक्टेट। ये तो मैंने पहले बात करी थी कि लुईस ऑक्टेट, लुईस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं +m और -m इफेक्ट है, इनमें से ज्यादा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं पूछूं कि +m और -m इफेक्टर दोनों में से अगर दोनों ही आपको दे रखे तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो +m होगा। +m ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि एक तो इसकी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होती है वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होती है। ठीक है, और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें अपन, तो अगर यहाँ पर बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका ये ज्यादा स्टेबल इसलिए है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये मोर स्टेबल होता है जो +m होता है, और ये लेस स्टेबल होता है। और ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि एक तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग होती है, मतलब ज्यादा अच्छी होती है, और एक क्या होता है इनमें कंप्लीट ऑक्टेट होता है, जो ऑक्टेट होता है उनका वो कंप्लीट होता है। वही चीज अपन बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जिसमें भी आप चेक करोगे, जिसमें भी सारे एटम्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रखे होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्टेट का कंप्लीट होना। फिर है नॉन पोलर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन द पोलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई यहाँ पर कार्बन दे रखा है, ठीक है, और इस कार्बन में यहाँ पर पॉजिटिव लगा रखा है, और एक और स्ट्रक्चर दे दिया आपको जिसमें उस कार्बन में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है, या मान लो सेम स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो जिसपे ज्यादा चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, किसी भी तरह का चार्ज है, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा देन द अनचार्ज वन। मतलब जो अनचार्ज स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है चार्ज से, जिसमें चार्जेस दिख जाए और एक जगह अनचार्ज है तो अनचार्ज ही आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इफ बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर चार्ज, then resonating structure in which negative charge is on more negative electronegative atom
एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कार्बन की ही बात कर ली और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है उस कार्बन पे, ठीक है, और उस ऑक्सीजन में आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज उस ऑक्सीजन के ऊपर है, और उसी स्ट्रक्चर में आपने देखा जब रेजोनेंस हुआ तो जो अब नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ गया, कार्बन पे आ गया। तो अगर मैंने पूछा इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इफ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब अगर मैं इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लगा दूं तो ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है रेजोनेटिंग। फिर फोर्थ पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच अनलाइक चार्जेस एट मिनिमम सेपरेशन और लाइक चार्जेस आर एट मैक्सिमम सेपरेशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो आपके लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या हो, वो क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, मोर डिस्टेंस पे है। जो पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसे चार्जेस है वो ज्यादा डिस्टेंस पे हो, और जो ऑपोजिट चार्जेस है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये किस पे होने चाहिए, लेस डिस्टेंस पे। तो ऐसी स्ट्रक्चर ज्यादा आपकी स्टेबल होती है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो आसपास हो। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट ऑब्वियसली अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास पास होंगे और वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास दे रखे हैं तो क्या है, वो सिस्टम अच्छा नहीं है, लेस स्टेबल है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए। अब ये जो रूल्स है कब समझ में आएंगे, जब एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो अपन ने रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर यहाँ पर अपन कार्बन की ऑक्टेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखती हूँ सबसे पहले कंप्लीट ऑक्टेट के लिए सबसे पहला रूल भी वही था, तो यहाँ देखूंगी तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सबकी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पर भी मैं बोल दूंगी कंप्लीट ऑक्टेट। और मैं यहाँ पर गई तो यहाँ पर देखो ये कार्बन की ही देख लो, 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा आपका, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब मुझे देखना है सिर्फ इन दोनों में से, ये तो मेरा थर्ड हो जाएगा, मतलब लास्ट आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लगा सकती हूँ। अब इन दोनों में से मुझे देखना है, अगर मुझे इन दोनों में से देखना है तो मैं यहाँ पर इसकी बात करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे चार्जेस नहीं दिख रहे हैं, और इस केस में प्लस और नेगेटिव चार्जेस है। तो मैंने क्या बोला था, जो अनचार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन द चार्ज वंस। तो ये कैसा है आपका, ये नॉन पोलर, और आप इसको बोल सकते हो अनचार्ज्ड, नॉन पोलर और अनचार्ज्ड, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये अनचार्ज है, और ये वाला कैसा है आपका, पोलर है, इसमें चार्जेस है और चार्ज्ड। तो समझ में आ गया इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका ऑर्डर तो समझ में आ गया। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड होगा, ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। तो सेकंड में भी वैसे ही चलते हैं। सबसे पहले तो ऑक्टेट की बात करेंगे कि ऑक्टेट किसमें कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और मैं जब इसमें चली तो यहाँ पर देखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर तो कुछ बाकी के रूल्स क्या यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये फर्स्ट में ही आपका कैसे हो गया, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर है अरेंज द फॉलोइंग फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज दिख गई, क्या दिख गई कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहे हैं, और यहाँ पर देखा तो CH2 पे नेगेटिव आ रहे हैं। तो क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो वो चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है। पर जैसे यहाँ पर देखा तो नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन पे होना चाहिए था, मगर किस पे है, कार्बन पे, जो कि इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो किस पे है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा,
जिसपे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल हो गई। यहाँ तक सब समझ में आ गया कि रेजोनेंस क्या होता है, रूल्स पढ़ लिए, उसके टाइप्स पढ़ लिए, इफेक्ट पढ़ लिया, प्लस एम होता है माइनस एम होता है, सब पूरा टोटल अपन ने रेजोनेंस पढ़ लिया है। अब यहाँ पर अपन इसकी जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ने से पहले क्या करेंगे, कुछ चीजें यहाँ पर करेंगे, तो जो कि अपना प्लस एम और प्लस आई वाला इफेक्ट के लिए अपन ने दोनों चीजें पढ़ ली है, तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं। तो अब बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन होंगे, ऐसे ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे ग्रुप्स होंगे जो हायर रेट शो करेंगे बेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रेट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने क्या करा था यहाँ पर, बेंजीन, मैंने यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन पे एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तो बेंजीन है जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, ठीक है, एक बेंजीन बनाई थी और मैंने बनाया था एक बेंजीन जिसपे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, और मैंने बोला था अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आऊं तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे इफेक्ट कर रहा है और फिर उसके बाद बेंजीन पे जा रहा है, उसके बाद वो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप पे जा रहा है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से, वही ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं। ऐसे ग्रुप्स जिनकी हायर रेट होती है, हायर रेट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हायर रेट होती है देन बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा रेट होती है, तो उनको बोल देंगे अपन, क्या बोल देंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जैसे जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मैंने जिनके ऊपर लगा दिया था वो कैसे ग्रुप्स हो जाएंगे, ऐसे ग्रुप्स क्या है, ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में ही बात कर रही हूँ मैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो कैसे पता चलेगा वो ग्रुप एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। बेंजीन के ऊपर अगर इनमें से जो ग्रुप लिखूंगी वो लगा हुआ है तभी बात कर रही हूँ एक्टिवेटिंग की। जैसे जो आपके हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो कैसे ग्रुप्स होते हैं, तो आपके हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आर वाले जो ग्रुप थे ना, जो आपके प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे थे, जिनमें क्या हो रहा था, प्लस आर कौन से शो कर रहे थे, जिनमें लोन पेयर था। जैसे आपका हो गया, जैसे आपका ग्रुप हो गया NH2 माइनस, CH2 माइनस, O माइनस, NR2, OH, OR, ये सारे ग्रुप कैसे हो गए आपके हाईली एक्टिवेटिंग। मतलब अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग में इनमें से कोई सा ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल इस बेंजीन रिंग पे मैंने OH लगा दिया, तो मैं क्या बोलूंगी, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप हो जाएगा, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब बात करते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कौन से, ये भी आपके आर इफेक्ट वाले ही होते हैं, ठीक है। कैसे वाले ग्रुप होते हैं, चलो देख लेते हैं। जैसे आपका NH, C डबल बॉन्ड O और CH3 लगा हुआ है। अब ये कौन से ग्रुप है, क्रॉस वाले। आर में भी जो क्रॉस वाले आर शो करते हैं, क्रॉस का मतलब क्या है, ये अपन ने पहले ही देख लिया था, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, पर इसके पास भी, यहाँ पर NH के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर अपन बात करें तो जो आपके, वैसे अगर अपन बात करें तो जो ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर होता है, तो वो वाले जो आपके क्रॉस आर वाले इफेक्ट होते हैं, ठीक है। प्लस में क्रॉस वाली की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर भी, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, तो इसमें भी अपन क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो ये आपके मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में आते हैं। फिर वीकली एक्टिवेटिंग में कैसे ग्रुप आते हैं आपके, तो ये आते हैं आपके जो आपके प्लस आई शो करते हैं या प्लस एच शो करते हैं, प्लस आई एंड प्लस एच वाले। अब ये वाले कौन से होते हैं, प्लस आई में अपन ने पढ़ा था, जैसे मिथाइल हो गया, फिर आपका हो गया CH2 CH3 हो गया, या फिर जो आपका सेकेंडरी, जब यहाँ पर CH3 लगा हुआ हो, जो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन ही सेकेंडरी, प्राइमरी और 3 डिग्री अगर आपका यहाँ पर कार्बन है, तो उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि अगर 3 डिग्री कार्बन होगा और अगर यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, या फिर मिथाइल है, तो ये कैसे ग्रुप होंगे, जो प्लस एच शो करेंगे और क्या शो करेंगे, इसी के साथ में प्लस आई शो करेंगे। तो ये सारे आपके कैसे हो जाएंगे, वीकली एक्टिवेटिंग। मतलब इनमें से अगर कोई आपकी बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है तो आप क्या बोल दोगे उसको, कि वो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जब अपन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में क्या होगा, लोअर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक
और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप इसको बोल सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लोअर रेट है, किससे है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, देन बेंजीन। तो ये आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। अब एक और चीज जो यहाँ पर आपको समझनी वो ये है कि देखा मैंने जब हाईली एक्टिवेटिंग बताए थे तो मैंने क्या करा था, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं, जो प्लस आर शो कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि ऐसे ग्रुप में अगर तीन चीजें दे रखी है आपको, मान लो आपको प्लस आर इफेक्ट दे रहा है और प्लस एच इफेक्ट दे रहा है, प्लस भी नहीं मान लो, इसको सिर्फ आर एच ही मान लो कहीं पर आपको दे रखा है रेजोनेंस, कहीं पर आपको दे रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन और कहीं पर आपको दे रखा है इंडक्टिव, और पूछे कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले रेजोनेंस आएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा और फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। तो ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको दी जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर हाईली एक्टिवेटिंग में देखो प्लस आर लिए हैं, इवन मॉडरेटली में भी आर वाले ही लिए हैं जिनमें क्रॉस आर हो रहा है, और फिर वीकली में कौन से लिए हैं, प्लस आई और प्लस एच लिए हैं। तो यहाँ से ये बात भी आपको समझ में आ गई। ये क्या है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा पावर का होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब जब डीएक्टिवेटिंग में मैं बोल रही हूँ हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये वाले कौन से ग्रुप होंगे आपके, हाईली डीएक्टिवेटिंग में बच्चों आ जाएंगे आपके ऐसे ग्रुप जो माइनस आर शो कर रहे हैं या फिर माइनस आई शो करते हैं। ठीक है, माइनस आर और माइनस आई कौन शो करता है, जैसे आपके हो गया वो NF3 प्लस था। ठीक है, फिर आपका जैसे आपका हो गया NF3 प्लस, फिर आपका हो गया NR3 प्लस। ठीक है, फिर आपका हो गया यहाँ पर एल्डिहाइड, फिर हो गया आपका कीटोन। ठीक है, इसी के साथ आपके जो होते हैं CN, जो आपका साइनाइड होता है, वो भी आपका क्या होता है, हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है। मतलब अगर ये किसी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है और आपको इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है, इलेक्ट्रोफाइल लेकर आ रहे हो, तो वो इनके पास कभी नहीं जाएगा। CN हो गया, NO2 हो गया, ये सब कैसे ग्रुप है आपके, हाईली डीएक्टिवेटिंग। अब मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में भी वो क्रॉस आर वाले ही आते हैं, पर क्रॉस कैसे आते हैं, माइनस आर वाले आते हैं। जैसे कि आपका हो गया, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर आपका एस्टर ग्रुप हो गया, या फिर अगर आप देखो तो जो अमाइड ग्रुप है आपका, और या फिर अगर एक और एग्जांपल ले तो एनहाइड्राइड, ये भी कैसा है आपका, जो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है, पर हाँ मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है। फिर अगर अपन बात करें वीकली डीएक्टिवेटिंग की, तो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, जो आपके हैलोजेंस आते हैं, जैसे F, Cl, Br और I, ये कैसे ग्रुप होते हैं, जो माइनस आई शो करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैम आपने तो हैलोजन का ये भी बताया था कि ये प्लस आर भी शो करते हैं, बताया था, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बताया था कि जो हैलोजेंस हैं वो क्या करते हैं, आपके प्लस आर में थे, क्योंकि इनके पास भी लोन पेयर था। तो अब यहाँ पर बात आती है कि माइनस आई जो होता है इनका वो डोमिनेटिंग होता है प्लस आर से, इसीलिए मैंने क्या रखा है, इनको वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में रखा है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में क्यों नहीं आए, क्योंकि इनका माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो माइनस आई होता है ये क्या होता है, इनका मोर स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इनको भी अपन डीएक्टिवेटिंग में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सब बताने के पीछे जो मेरा रीजन था उसको समझ लेते हैं। तो अब वो बात कर लेते हैं जो अपन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए होने वाली है, जो कि क्या है बच्चों, मैं यहाँ पर बताऊंगी आपके जो भी ग्रुप्स अपन ने पढ़े हैं ये किस तरीके से क्या चीज को, जैसे ऑर्थोपेरा, आपको ये पता है जैसे कोई बेंजीन रिंग होती है तो जो इसकी ये वाली पोजीशन होती है इसको ऑर्थो बोलते हैं, जो ये वाली पोजीशन होती है इसको मेटा बोलते हैं, और जो इसकी ये वाली पोजीशन होती है और जो इसकी ये वाली पोजीशन है इसको पैरा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, और जो ये वाली जो दोनों पोजीशन है ऊपर और नीचे वाली, ये क्या हो जाएगी, पैरा हो जाएगी। तो जब भी अपन, अभी तो क्या है अपन सिंपल एग्जांपल पढ़े, जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शन में कोई मैं यहाँ पर आपको इनमें से कोई ग्रुप दे दूंगी और उसको आपको किसी बेंजीन रिंग पे लगाना है, तो किस जगह पे लगाओगे वो चीज आपको इससे पता चलेगी। तो जितने भी आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिफर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस।
और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या बोलोगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही ये यहाँ पर क्या होंगे, अटैच होंगे। वैसे ही अगर अपन बात करें डीएक्टिवेटिंग वाले केस में, अगर वैसे ही अपन बात करें बच्चों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के केस में, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के लिए क्या आ जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो हैं जो प्रेफर करेंगे मेटा पोजीशन को, एक्सेप्ट, यहां पर एक एक्सेप्शन है, बताया था मैंने, क्या एक्सेप्ट, यहां पर एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मेटा पोजीशन को, मेटा पोजीशन को ये प्रेफर करते हैं। मगर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, बताया था मैंने, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये क्या होते हैं, होते तो प्लस आर वाले हैं मगर माइनस आई शो करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, एक कंपनी जो है वो क्या है, यहाँ पर अगर अपन इसको एग्जाम्पल से समझे, और एक कंपनी जो है वो है आपकी 5 करोड़ की कंपनी, बहुत बड़ी अमाउंट है, हालांकि ये भी 5 करोड़ की है, पर वहां पर सब कुछ चीजें जब आप इंटरव्यू देने गए तो आपको स्टेबलाइज लगा, वर्क की कल्चर अच्छा लगा आपको कि वर्क अच्छे से कर रहे हैं, और आपको बाकी सब चीजें भी अच्छी लगी। और दूसरी कंपनी में आप गए तो वहां पर आपने देखा कि ना तो वर्किंग कल्चर अच्छा है, पैसे तो बहुत है, 200 करोड़ की कंपनी है, एक क्या है, एक मान लो आपकी 5 करोड़ की है और एक मान लो आपकी 200 करोड़ की है। अब आपने यहाँ पर जब देखा कि कौन सी कंपनी जो है वो आपकी अच्छी है, तो आपने देखा कि 5 करोड़ वाली जो कंपनी है, भले ही वो यहाँ उनका अमाउंट कम है मगर वहां का वर्किंग कल्चर अच्छा है, सैलरी टाइम पे देते, सब कुछ यहाँ पर स्टेबलाइज्ड है। मगर जैसे ही 200 करोड़ वाली कंपनी की बात आई तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं है, बर्डन है, बहुत सारी चीजें। तो आप, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आपको स्टेबलाइज्ड चीज सिस्टम चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5 करोड़ वाली कंपनी चूज करोगे। वही भले ही जो नेगेटिव, तो वही चीज है यहाँ पर क्या है, जो इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है, जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो भले ही ये प्लस आर शो कर रहे हैं मगर वो क्या होता है, ज्यादा यहाँ पर काम करता है, इसलिए किस में आ जाते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, हैलोजेंस। एक्सेप्शन क्या होगा इसकी, हैलोजेंस। तो अगर मैं इनके लिए भी लिखूं कि ये कैसे डायरेक्टिंग हुए तो क्या बोलूंगी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या करा, एक तो बेंजीन दे दी और बेंजीन के ऊपर लिख दिया मैंने CHO, क्या बोलूंगी इसको, बेंज एल्डिहाइड। फिर मान लो मैंने आपको एक बेंजीन रिंग दे दी और बेंजीन के ऊपर मैंने आपको दे दिया COOH, क्या बोलूंगी इसको, बेंजोइक एसिड। और फिर आपको एक सिंपल बेंजीन रिंग दे दी। ये तीनों ही एग्जाम्पल आपको कॉमन नेम मैंने बता दिए। अब मैं यहाँ पर पूछूं आपको इनको क्या बतानी है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक की रेट बतानी है। तो सबसे पहले अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा डीएक्टिवेटिंग है, कौन सा एक्टिवेटिंग है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, आप यहाँ पर चेक करोगे बच्चों, तो ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर मैं इसको यहाँ पर बताऊं तो क्या ग्रुप थे आपके, CHO ग्रुप। तो CHO तो आपका यहाँ पर है, हाईली डीएक्टिवेटिंग में है। और आपका जो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड किस में है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, जो CHO है ये कैसा ग्रुप है, हाईली डीएक्टिवेटिंग, हाईली डीएक्टिवेटिंग। और ये जो ग्रुप है आपका जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसा हो जाएगा आपका, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, और ये तो क्या है, ये तो आपकी बेंजीन रिंग है, ये तो अच्छा खासा अटैक कर ही देगी। तो अगर मैं यहाँ पर रेट पूछूं तो रेट क्या होगी, थर्ड की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा तो थर्ड की होगी क्योंकि इस पे कोई सा भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। फिर अगर इन दोनों में से बात करूं तो क्या आएगा आपका, मॉडरेटली पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेकंड, और फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट।
मतलब जो आपका CHO वाला ग्रुप है वो क्या है, हाईली डीएक्टिवेटिंग है, तो वो लास्ट में आ गया, उसके पास इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद ही नहीं करेगा। मॉडरेटली के पास अगर उसके पास कंडीशंस है कि यार जाना ही है, तो वो मॉडरेटली जो आपकी मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके पास तो फिर भी चला जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रोफाइल की अटैक की रेट होती है। और अब समझ में आ गया कि कैसे ये ग्रुप जो है, जो इतना सारा बताया है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, और कैसे ये अटैक करने में काम आएंगे, तो ये चीजें अपन को क्लियर हो गई है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर बेंजीन रिंग ली, और बेंजीन रिंग पे क्या करा, डिफरेंट ग्रुप अटैच करें। ठीक है, जिससे एक बेंजीन रिंग है उस पर मैंने क्या करा, जो टर्शरी कार्बन होता है आपका 3 डिग्री कार्बन, उसको अटैच कर दिया। एक पे क्या करा मैंने, सेकेंडरी कार्बन अटैच कर दिया। ठीक है, 2 कार्बन अटैच कर दिए। ठीक है, एक पे मैंने क्या करा, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच करा, और एक पे सिंपली मैंने डायरेक्टली एक मिथाइल ग्रुप ही अटैच करा। और क्योंकि मुझे पता है कि माइनस आई इफेक्ट तो 3 डिग्री का बहुत गजब माइनस आई इफेक्ट होता है, तो मैंने सोचा यार अगर मैं इसका कोई रिसर्च ना करूं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, और मेरे से पूछा गया कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो मैंने जो इनका एक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे पता है माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से, तो जो मैंने एक्सपेक्टेड इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ए दे रही हूँ, बी, सी और डी, तो मैंने बोल दिया डी का सबसे ज्यादा होगा, फिर सी का, फिर बी का, और फिर ए का। नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या करा, इसको बता दिया 3 डिग्री तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर सेकंड, फिर 1, और फिर आपका मिथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से मैंने ऑर्डर दे दिया। अब क्या हुआ, लैब में इन चारों को लेके गए, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, और एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला जो रियलिटी में ऑर्डर आया वो क्या आया, ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी, फिर सी, और फिर डी। और वहीं से शुरुआत होती है आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है बच्चों, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का ही परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू सिग्मा CH बॉन्ड ऑफ अटैच अल्काइल ग्रुप, अटैच अल्काइल ग्रुप के सिग्मा CH बॉन्ड की वजह से हो रहा है। तो वहां से समझ में आया कि इसका यहाँ पर जो मैं बोल रही थी कि ए क्यों ज्यादा स्टेबल आ गया, वो इसलिए आया क्योंकि अगर मैं इस सिस्टम को देखूं तो इस सिस्टम में क्या है, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर ये कार्बन है, और इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, और ये H इफेक्ट किस पे लग रहा है, इस सिग्मा CH बॉन्ड पे ही लग रहा है। और इस पे क्या है, सबसे ज्यादा 1 2 3 तीन कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें 2 कार्बन के पास है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें 1 कार्बन का है तो इसलिए फिर ये हो गया, और लास्ट में क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो अपन बोल देंगे इस पे तो लग ही नहीं रहा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो गया। तो ये ऑर्डर अपन को समझ में आ गया क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर आ चुका था, जो कि क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सिग्मा CH बॉन्ड ऑफ अटैच अल्काइल ग्रुप। तो मतलब जिसमें भी, जैसे इसको क्या बोलूंगी मैं, बेंजाइलिक, क्या होता है ये, बेंजाइलिक कार्बन, इस कार्बन का जो ये CH बॉन्ड है इसकी वजह से ही ये इफेक्ट लगा है, सिग्मा CH की वजह से ही ये इफेक्ट लगता है। तो यही आपका लिख रखा है यहाँ पर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव फ्री और या फिर पाई बॉन्ड की तरफ होता है, तो उसी को अपन बोलते हैं। मतलब इसमें जो मेन जो बॉन्ड होता है जिसकी अपन बात करते हैं वो ये CH सिग्मा की बॉन्ड की ही बात करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो क्या होता है, सिग्मा P ओवरलैपिंग होती है। कैसे होती है, चलो इसको मैं एक बार समझाती हूँ। जैसे आपका कोई कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका H है, तो ये इस तरीके से इसके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, इस कार्बन के इधर जो कार्बन होगा उसके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, ये आपके इस तरह से थोड़े से यहाँ पर क्या होंगे, टिल्ट होंगे, और इनके बीच में ही यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, तो इसी को बोलते हैं सिग्मा और P ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा P ओवरलैपिंग होती है। बात करें तो ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और अगर देखें तो इसमें कोई डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस का कुछ काम ही नहीं है, तो ये भी कैसा इफेक्ट हो गया, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट।
और ये क्या होता है बच्चों, अभी देख लिया आपने, क्या देखा था, इंडक्टिव के हिसाब से स्ट्रेंथ बता दी थी, पर वो रॉन्ग प्रूफ हो गई थी क्योंकि वहां पर एक और इफेक्ट जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो लग रहा था। तो ये क्या बोल सकते हो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट और वीकर देन रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा और ये किससे, उसके बाद इंडक्टिव आ जाए, इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा और फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। और ये कैसा इफेक्ट है जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, और ये कैसा इफेक्ट है जिसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ का काम पड़ रहा है, तो क्या बोलोगे, इट अफेक्ट्स। और तो ये कैसा इफेक्ट है जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, सी एच बॉन्ड पे यहाँ पर क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो आप बोल सकते हो जो एच इफेक्ट है डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे ये काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हो गए कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है अगर अपन कंपेयर करें किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। ये परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है, और इसी के साथ में ये जो इफेक्ट होता है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस एच इफेक्ट की और माइनस एच इफेक्ट की। जैसे सब केसेस में हो रहा था, इंडक्टिव का था प्लस आई माइनस आई, वैसे ही अपन ने रेजोनेंस में भी प्लस एम माइनस एम देखा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन है वही चीज आ जाएगी, क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सी एच बॉन्ड, ये सी एच बॉन्ड की वजह से ही हो रहा है, और इसको सिग्मा सी एच भी लिख दो। अब जो आपका माइनस एच इफेक्ट है, यहाँ पर सिंपल, इतना सिंपल केस है के लिए माइनस एच इफेक्ट किसी पे लगता ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह लगता है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू CCl3। सिर्फ एक ही केस है इसका, तो अगर आप साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हो तो इसका एक और केस यहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हो, तो वो एक नया इन्वेंशन माना जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ये सिर्फ एक ही केस पे लगता है जहां पर बेंजीन रिंग पे CCl3 लगा हो। तो इसका सिर्फ ओनली वन केस जो कि ये है इज नोन, एक ही केस नोन है इसका। तो माइनस एच तो किसी पे लगाना ही नहीं है, ये आए तभी लगाना है, सब जगह क्या लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट, जो कि एक सिंपल कैसा इफेक्ट होता है, सी एच बॉन्ड के ऊपर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ डिफरेंट जो अपन ने इंटरमीडिएट्स पढ़े थे उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लग रहा है। जैसे जब मैं बात कर रही हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन, तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे यहाँ पर एक CH2 का कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पर जो CH बॉन्ड है तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, इसके पास कितने CH बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो ये यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा देंगे। और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगा तो क्या हुआ, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगा तो क्या हुआ, ये CH बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पर हवा में है, स्पेस में है, फिर ये वाला ऐसे होगा और फिर ये वाला, हर बार क्या हो रहा है, एक H यहाँ से हट के यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो क्या बोल देंगे इसको, क्या कंडीशन है, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो भी कार्बन यहाँ पर आपका क्या लगाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। जैसे अगर अल्फा एच क्या होते हैं बच्चों, अल्फा एच ये है जो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन, जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जो अटैच है उसको, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूंगी तो मैं क्या बोल दूंगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है उन्हीं को क्या बोल दोगे, अल्फा हाइड्रोजन बोल दोगे। वैसे ही अगर अपन यहाँ पर बात करें, एक एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सिंपली अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करूंगी और उससे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊंगी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई कि जो ऑल 3 है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
ठीक है। सेकंड में मैं क्या करूंगी, इनके अल्फा एच काउंट करूंगी। तो ये तो दोनों सेम ही हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक CH3 लगा देती हूँ। तो मैं बोलूंगी 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच और 3 अल्फा एच, टोटल हो गए 9 अल्फा एच। यहाँ पर करूंगी तो यहाँ पर 3 और 3 तो कितने हो गए 6 अल्फा एच, और यहाँ पर कितने हुए 3 दिख रहे हैं, तो ये कितने हो गए 3 अल्फा एच। मतलब यहाँ पर कितने हो गए 9, 6 और 3। तो जितने अल्फा एच ज्यादा है उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रोंगर विल बी प्लस एच इफेक्ट, उतना ही ज्यादा आपका प्लस एच इफेक्ट लगेगा जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल, और फिर 3 अल्फा एच वाला आ गया। तो ये चीज आपको बेसिक चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे किसी फ्री रेडिकल के अंदर, तो वही सेम चीज जो कार्बोकेटायन में हुई थी, फ्री रेडिकल में भी क्या होगा, ये अल्फा है और यहाँ पर क्या होगा, एक एच यहाँ पर स्पेस में चला गया, फिर ये वाला चला गया नीचे वाला, और फिर मिडिल वाला चला गया। ठीक है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और अल्फा एच प्रेजेंट होने चाहिए। जब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक CH3 लगा दूं तो 9 अल्फा एच है, और अगर इस केस में देखोगे तो क्या है 6 अल्फा एच है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर लग रही है। अब बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की एल्कीन के केस के अंदर। ठीक है। एल्कीन के केस में कैसा हो रहा है देख लो आप। जैसे एल्कीन अटैच है तो अल्फा एच तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी वही एक स्पेस में चला गया, फिर यहाँ चला गया, और इस तरीके से इसी तरीके से उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। एक एक हाइड्रोजन को आप क्या कर देते हो, ऐसे आप निकाल देते हो। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो गई कि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज और अल्फा एच प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, माइनस एच इफेक्ट, जो कि यार एक ही केस में लगता है। तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक ही केस में लग रहा है, जो कि यहाँ पर जब CCl3 आ जाएगा ओनली तब ही लगेगा। तो वही केस में लग रहा है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, और ये सिर्फ किस केस में होगी, ओनली CCl3। इसको याद रखना है। ये क्या होता है, सिर्फ एक ही ऐसा आपका है एलिमेंट है जो क्या करता है, एक ही ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस एच इफेक्ट शो करता है। अब बात करते हैं एच इफेक्ट की बेंजीन रिंग पे। जब बेंजीन रिंग पे एच इफेक्ट प्रेजेंट हो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बेंजीन रिंग पे एक CH3 कार्बन आपके पास अटैच है, तो अभी मैंने बताया था बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अगर कोई सेकेंडरी टर्शरी कार्बन अटैच है उससे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, जो मिथाइल ग्रुप अटैच है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर तो इसके भी वही बनेंगे, एक स्पेस में चला गया, फिर दोबारा दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, फिर इस तरीके से चला जाएगा। मगर यहाँ पर क्या होता है, ये जो अटैच अल्काइल ग्रुप होता है ना, अटैच अल्काइल ग्रुप वो क्या करता है, विल क्या ऐसा कर रहा है कि वहां पर प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, वो क्या करता है, विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है ये बेंजीन रिंग में। और अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो कैसा इफेक्ट होगा, एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा। तो एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये बात भी अपन समझ गए कि ये कैसा इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा, कैसा इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर एक एक्टिवेटिंग इफेक्ट लगा रहा है। वैसे ही अगर मैं माइनस एच इफेक्ट की बात करूं, जब मैं CCl3 लगा रही हूं, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है एक तो, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ठीक है। तो दो चीजें समझ में आ गई। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में पढ़ लिया, फ्री रेडिकल में पढ़ लिया। ठीक है। अब यहाँ पर रहते हैं कार्बन आयन में नहीं पढ़ा मैम, तो उसको भी मैं समझा देती हूँ। तो अब बात करते हैं कि कार्बन आयन में क्यों नहीं लग रहा था। तो बच्चों ये जो होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कभी भी सिग्मा CH बॉन्ड जो होता है एंड नेगेटिव कॉन्जुगेशन नहीं होता है। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन लिख देना, नेवर अकर्स। क्यों नहीं होता वो भी मैं बता देती हूँ। मान लो यहाँ पर जैसे CH3, जैसे अपन हर एक केस में बात कर रहे थे कार्बोकेटायन, और बाकी के केस में भी जैसे यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है, यहाँ पर क्या है, CH2 पे नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या है, कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। और क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट। कार्बन आयन के केस में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, इज ऑलरेडी कंप्लीट। तो कंप्लीट ऑक्टेट के केस में यहाँ पर कोई शिफ्टिंग
नहीं, सॉरी, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए कार्बन आयन वाला केस नहीं पढ़ा था, सिर्फ कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन वाला केस पढ़ा था। अगर इसमें भी डिस्कस कर ले तो जब कार्बोकेटायन वाला केस था तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्लस एच इफेक्ट के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ अल्फा एच के, जितने अल्फा एच होंगे। ठीक है, वैसे ही अपन ने कार्बन फ्री रेडिकल के केस में भी देखा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एच इफेक्ट के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और ऐसा ही सेम अपन ने एल्कीन के केस में भी देखा कि जो एल्कीन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एच इफेक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा एच के। तो ये बातें अपन ने देखी यहाँ पर कि अपन को किस में देखने को मिलती है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में, और क्या क्या ये शो करते हैं, मतलब कार्बोकेटायन में अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे वो इतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं बच्चों, जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है एल्कीन में, तो इस एल्कीन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर इस एल्कीन की बात हो रही है और इस एल्कीन की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर अपन से पूछ रहा है यहाँ पर कितने अल्फा एच होंगे, तो इस एल्कीन से जो यहाँ पर कार्बन जुड़े हैं उनके अल्फा एच बताने, क्योंकि यही अल्फा कार्बन होगा और यही अल्फा कार्बन होगा जो इस एल्कीन से डायरेक्टली अटैच है, ये याद रखना। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 अल्फा एच हो जाएंगे। कितने अल्फा एच हो जाएंगे बच्चों, 6 अल्फा एच, तो ये 6 अल्फा एच हो गए। वैसे अगर इस केस में देखोगे तो सिर्फ 3 ही है, तो 3 अल्फा एच हो गए, इससे तो कोई अटैच ही नहीं है, तो 0 अल्फा एच हो गए। तो अगर अल्फा एच की अकॉर्डिंग मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी बताऊंगी, तो फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी है और फिर सी है, क्योंकि इसमें अल्फा एच भी ज्यादा है। तो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत ही सिंपल इफेक्ट है। ठीक है, तो आज अपन ने 2 इफेक्ट की बात करी, रेजोनेंस इफेक्ट और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसकी और इंडक्टिव इफेक्ट की भी अपन ने कल बात कर ली थी लेक्चर में, तो अब अपन इनका एप्लीकेशन पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ थैंक यू सो मच, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया और जो भी मैंने इसमें होमवर्क क्वेश्चन पूछे वो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।